चौहान जी, थोड़ा देर से आ रही हूँ माफी के साथ, लेकिन मैं समझना चाहूंगी क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर भी लगातार खबरें आ रही है। 220 सीटों पर आपकी गठबंधन में भी सहमति बन चुकी है। कहां अटक गया अब मामला, किन सीटों पर? पूजा जी, देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, विषय आपके दो है। एक है कि जाति के आधार पर जैसे कि हरियाणा में किया गया, वैसे महाराष्ट्र में राजनीति बीजेपी कर सकती है क्या और कर रही है क्या, और दूसरा है सीएम को लेकर और सीटों का बंटवारा को लेकर। पहले मैं इस पर बात करना चाहूंगा कि जब विकास के जुमलों को जनता ठुकरा देती है तब बीजेपी की रणनीति होती है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति करे और रेवड़ियां बांटी जाए। तो वो दोनों भी काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में। आप लेकिन महाराष्ट्र की जनता, देखिए इसके पहले और भी एक मैं कहना चाहूंगा कि जो भी जाति है, अभी महाराष्ट्र की बात करें तो ओबीसी, मराठा, धनगढ़ और आदिवासी सभी लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ नाराज है, क्योंकि उनकी मांगे हैं और उनको आरक्षण की चाहिए। अभी आरक्षण क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि वो आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में और नौकरियों में मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उनको, उनके बच्चों को शिक्षण, उचित शिक्षण नहीं मिलता, शिक्षा नहीं मिलती और नौकरियां छोड़ दिया ना, गठबंधन ने छोड़ दिया अब उसे। सुनिए, बीजेपी ने उन्हें छोड़कर सीधा 52% को टारगेट कर लिया है। सुनिए, वही मैं बोल रहा हूं। तो बीजेपी ये जो ध्रुवीकरण कर रही है, ये सब जातियां हिंदू ही है ना, तो हिंदुओं का ध्रुवीकरण करके बीजेपी को क्या मिलेगा? यही हिंदुत्व है बीजेपी का। ये जातियों को साधना और उसके आधार पर राजनीति करना ये गलत है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र की जनता, सभी जाति के लोग महाराष्ट्र में आज परेशान है, सभी जाति के लोग। ओबीसी रहने दो, मराठा रहने दो, जब संविधान का मुद्दा आपकी तरफ से उठाया गया ना लोकसभा चुनाव में, वो भी तो एक विशेष जाति वर्ग को साधने की पूरी कोशिश थी ना। क्यों संविधान सिर्फ विशेष जाति वर्ग के लिए बनाया गया है? मैं नहीं मानता। संविधान सभी जाति और धर्मों को साथ लेने के लिए किया गया, और हम संविधान मानने वाले लोग हैं। चुनाव के लिए एक विशिष्ट धर्म को आगे करना और चुन के आने के बाद संविधान को मानना, ये गलत है। संविधान को चुनाव से पहले भी मानना चाहिए और चुनाव के बाद भी मानना चाहिए। चुनाव के पहले हिंदुत्व और संविधान के बाद, ये चुनाव के बाद आने के बाद ये कहना कि हम सिर्फ हिंदुत्व नहीं करते, हम संविधान को मानते हैं, ये गलत है। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो रेवड़ियां बांटी जा रही है, वो रेवड़ियों में अभी अजित पवार फाइनेंस मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, वो क्या कहते हैं कि हमारे पास लाडली बहन की योजना के लिए 1 साल के लिए पैसा है। ये अगर ये सत्ता में आते तो 5 साल के लिए आएंगे कि 1 साल के लिए आएंगे? इनके पास 5 साल के लिए पैसा नहीं है। तो ये और आरोप महाविकास आघाड़ी पर कर रहे हैं कि ये सत्ता में आने के बाद ये योजनाएं बंद करेंगे। तो ये खुद ही उनके पास पैसा नहीं है। 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है महाराष्ट्र राज्य पर। लेकिन आदित्य ठाकरे ने भी तो कह दिया ना कि अगर हम आए, अगर हम सरकार में आते हैं, हम नहीं बंद करेंगे ये सब। लाडली बहन योजना भी चलेगी, टोल फ्री है, वो भी हम खत्म नहीं करेंगे। वही तो हम बोल रहे हैं कि कोई भी योजना हम बंद करने वाले नहीं है, उल्टा और अच्छे तरीके से हम लोग योजनाएं चालू रखेंगे। और ये भी वो 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो महाराष्ट्र पे है, वो नजर नहीं आएगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो इसीलिए कि हम आएंगे तो 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, 2 लाख रुपए का फिस्कल डेफिसिट, इतना होने के बाद भी हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ 1 साल के लिए पैसा है। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे कि 5 साल के लिए योजनाएं चालू रहेंगी। तो यही बोल रहे कि ये जुमले हैं इन सरकारों के। दूसरी बात मैं इधर आपको ये कहना चाहूंगा कि जाति और धर्म के आधार पर अगर बीजेपी राजनीति करना चाहती है तो मेरा उनको ये कहना है कि महाराष्ट्र में ये नहीं चलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में सभी जाति और सभी धर्म के लोग महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। सभी जाति के किसान, उनको उनके उत्पाद को उचित दाम नहीं मिलते इसलिए परेशान है। सभी जाति की महिलाएं महंगाई की वजह से उनका घर ठीक तरह से नहीं चलता, इसके लिए परेशान है। उन पर अत्याचार हो रहे, उसके लिए परेशान है। सभी जाति के युवाओं को हाथ को रोजगार। लेकिन आपकी पार्टी की लड़ाई तो चाचा भतीजे की लड़ाई के तौर पर देखी जाएगी ना, असली और नकली। एक ये भी असली परीक्षा जो है इन चुनावों में होनी है, जिस तरह से मैन टू मैन मार्किंग आपने पश्चिमी महाराष्ट्र में की है। वो तो आपने लोकसभा में देख लिया ना। बिल्कुल नहीं है चाचा और भतीजा चाचा के सामने इतना ताकतवर नहीं है। सुनिए, ये सब गलत फहमियां है, ये सब अफवाहें है, ये बीजेपी की रणनीति है। उनको एक्चुअली अजित पवार उनके लिए बेसिकली उनके लिए बोझा हो गए। ये उन्होंने कितनी बार कहा है अब तक
और अभी थोड़ी देर पहले कोई ऐसे बता रहा था कि ओबीसी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है बीजेपी और मराठाओं को लुभाने के लिए ये सीएम शिंदे जी का नाम सामने आ रहा है। तो देखिए, चुनाव जीतने हैं तो ओबीसी को खुश करो, मराठाओं को नाराज नहीं करना है तो उनके सामने शिंदे साहब का नाम सामने करो। और मैं ये जानना चाहता हूं कि कब शिंदे साहब का नाम सीएम फेस के लिए उन्होंने अनाउंस किया? मैंने तो नहीं सुना। अरे कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जब रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया, देवेंद्र फडणवीस ने कहा। बिल्कुल नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना चैलेंज किया शरद पवार जी फेस सीएम का, महाविकास आघाड़ी का अनाउंस करे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई उन्होंने कहा कि सीएम तो साथ बैठे हैं हमारे, तो वही है, हमारे साथ भी सीएम बैठे हैं। वही है ना, कौन है वो सीएम फेस? हम तो जानना ही वही चाह रहे हैं ना, कौन है एमवीए का वो सीएम फेस? मैं आऊंगा उस पर, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये गलतफहमी है, अफवाह है। देवेंद्र फडणवीस जी ने सीएम शिंदे आपने सीएम फेस को लेकर बोलते नहीं, सामने वाला अनाउंस कर रहा तो वो मान नहीं रहे हैं।